गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम जो उसके एमसीक्यूज़ होते हैं यानी कि जो सेक्शन ए है, कंपलसरी पोर्शन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। Who among the following geographers has given this definition? यानी कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। निम्नलिखित भूगोलवेताओं में से किसने ये परिभाषा दी थी? तो अब हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए एलन सी सैम्पल, बी रेडजेल, सी जॉर्ज बी क्रेसी और डी पॉल विडाल डी ब्लाश। तो इन चारों जोग्राफर्स में से जिसने ये परिभाषा दी थी कि मानव जो है वो मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, वो है फ्रेडरिक रेडजेल। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों को पढ़िए और इनके कालानुक्रम के सही विकल्प को चुनिए। यानी कि हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्हें चुनना है कि कौन सा पहले है कौन सा उसके बाद है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बाद में हमें विकल्प दिए हुए हैं उन चारों के। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, जिसे बोलते हैं अन्वेषण और विवरण। दूसरा है स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन। तीसरा है एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदन। और चौथा है रीजनल एनालिसिस यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण। तो इन चारों को अगर हम सही ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहला जो है वो है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन यानी कि अन्वेषण और विवरण। दूसरा है रीजनल एनालिसिस यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण। थर्ड वन है हमारा एरियल डिफरेंशिएशन यानी कि क्षेत्रीय विभेदन। और सबसे लास्ट में जो है हमारा आएगा स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्थानिक संगठन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि 1, 4, 3 एंड 2। तो ये इसका सही उत्तर या सही ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का एक उप क्षेत्र है। हमारे ऑप्शंस हैं ए बिहेवियरल ज्योग्राफी यानी कि व्यवहारवादी भूगोल। दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधन भूगोल। थर्ड है इलेक्टोरल ज्योग्राफी यानी कि निर्वाचन भूगोल। और डी ऑप्शन है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन भूगोल। तो इन चारों में से जो सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड है या सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है वो है बिहेवियरल ज्योग्राफी या फिर व्यवहारवादी भूगोल। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शंस हैं ए लोहा इस्पात या आयरन एंड स्टील, बी एल्युमिनियम, सी सीमेंट, डी सॉल्ट या नमक। तो इन चारों में से जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है वो है ऑप्शन डी सॉल्ट या नमक। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कास्ट आयरन माइनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि विस्तृत खनन से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पे 4 कथन यानी 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। सबसे पहला है दिस इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग, यानी कि ये खनन का सबसे सस्ता तरीका है।
सेकेंड स्टेटमेंट इज़ द आउटपुट इज़ इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। थर्ड, इट रिक्वायर्स स्पेशली डिज़ाइन लिफ्ट्स ड्रिल्स, यानी कि इसमें विशेष प्रकार के लिफ्ट और जो ड्रिल्स होती हैं उसकी आवश्यकता होती है। फोर्थ, इट रिक्वायर्स स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम, यानी कि इसमें विशेष प्रकार की वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से जो सही है वो है कि इसमें एक तो ये सस्ता तरीका है खनन का, और दूसरा इसमें उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। बाकी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्स, यानी कि सूचनाओं का संग्रहण निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शंस हैं ए प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, बी सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, सी टर्शरी यानी कि तृतीयक, और डी क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थक। तो जो सूचनाओं का कलेक्शन होता है वो हमारा जो है फोर्थ कैटेगरी में यानी कि चतुर्थ श्रेणी का क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन डी जो है क्वाटरनरी सर्विसेज या क्वाटरनरी सेक्टर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन विल बी द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पॉजिटिव इन एनी प्लेस एंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कि किसी स्थान पर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि निम्नलिखित में से किस स्थिति में होगी। तो सबसे पहला है हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड हाई इमिग्रेशन, यानी कि उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और उच्च अप्रवास में। दूसरा ऑप्शन है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड लो इमिग्रेशन। थर्ड है लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट एंड लो इमिग्रेशन। फोर्थ डी ऑप्शन जो है वो है लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट एंड लो इमिग्रेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसी भी स्थान की जो जनसंख्या है उसमें जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है, धनात्मक वृद्धि होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई बर्थ रेट होता है, लो डेथ रेट होता है और हाई इमिग्रेशन होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टडी द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, कथन दिए गए हैं और उनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, यानी कि जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों अधिक घट जाती हैं। तो ये सही ऑप्शन है कि जनांगीय संक्रमण की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें मतलब जो प्रजननशीलता है यानी कि जो बर्थ रेट है वो भी कम हो जाता है और डेथ रेट जो है वो भी घट जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है रिजल्टेंट पॉपुलेशन इज़ ईदर स्टेबल और ग्रोज स्लोली, और सेकंड जो कथन है उसका है कि परिणाम स्वरूप जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है उसी का परिणाम जो है वो दूसरा स्टेटमेंट भी है। तो इसमें से जो हम करेक्ट अगर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि जो कथन पहला और दूसरा दोनों सही है और जो पहला कथन है वो दूसरे की क्या है, सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 9
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में निम्नलिखित रेल मार्गों में से किसकी लंबाई सर्वाधिक है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए ट्रांस साइबेरियन रेलवेज यानी कि पार साइबेरियन रेल मार्ग, बी ट्रांस कैनेडियन रेलवेज यानी कि पार कैनेडियन रेल मार्ग, थर्ड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे यानी कि ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, और डी है द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवेज यानी कि ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवेज जो हैं वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे भी हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें चूज़ करना है कौन सी इनमें से सही है, क्या दोनों सही हैं, ये चूज़ करना है। स्टेटमेंट 1 है, A society which fails to acknowledge and take effective measures to remove such discriminations cannot be treated as a civilized one। यानी कि जो समाज भेदभाव और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता वह सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड है, ड्यूली एक्नॉलेजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ दीज डिस्क्रिमिनेशंस लॉन्च्ड अ कैंपेन कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन इंडिया। यानी कि भेदभावों से होने वाले इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मतलब इंडिया में मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन था पहले, तो इसीलिए जो ये कैंपेन चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये उसी के दुष्प्रभावों से को ध्यान में रखते हुए चलाया गया है। तो इसमें से जो हमें ऑप्शंस हैं उनमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 2। यानी कि जो दोनों कथन जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड सही हैं और कथन 1 जो है वो कथन 2 का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहला है, द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। यानी कि ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण भूमि आधारित प्राथमिक क्रियाओं से करती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इन रूरल सेटलमेंट्स सोशल रिलेशंस अमंग देम आर इंटीमेट। यानी कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध जो हैं घनिष्ठ होते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ सी, इन रूरल एरियाज वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का ढंग जो है बहुत ही जटिल और तीव्र होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड डी इज़ द स्पार्सली लोकेटेड स्मॉल सेटलमेंट्स, यानी कि विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसमें हमें चूज़ करना था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो रूरल सेटलमेंट होते हैं रूरल एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है वे ऑफ लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है ये अर्बन एरियाज़ का फीचर है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टाउन्स। यानी कि निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक तरफ को जो है नगरों के प्रकार दिया है, एक तरफ को नगरों के नाम दिए हैं। हमें चूज़ करना है कि कौन सा इसमें से सही मैच किया गया है। तो सबसे पहला है ए इंडस्ट्रियल इटारसी। तो ये गलत है। सेकंड माइनिंग सिंगरौली, ये करेक्ट है, सही मेल है ये।
गैरिसन में है सतना, ये भी गलत है। और प्रशासन में है अंकलेश्वर, ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, खनन सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। तो हमें 4 नगरों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन कौन सा है, यानी कि गैरिसन या छावनी नगर कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए कांदला, बी सहारनपुर, सी झरिया एंड डी मऊ। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी मऊ, क्योंकि यही इन सब में से गैरिसन नगर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बॉर्डर रोड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि हमें जो सीमांत सड़कें हैं उनके बारे में 4 कथन दिए हुए हैं और हमें ये चूज़ करना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो सबसे पहला है, बॉर्डर रोड्स आर स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये जो सीमांत सड़कें होती हैं ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि इनका सामरिक महत्व होता है। दूसरा है, दे स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपरेशंस, यानी कि ये जो रक्षा संबंधी कार्यों को या रक्षा तैनातियों को मजबूती प्रदान करता है। तो ये भी सही ऑप्शन है। उसके बाद है थर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट दीज रोड्स, यानी कि इनका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो बॉर्डर रोड्स होती हैं, सीमांत सड़कें होती हैं, उनका जो निर्माण है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा किया जाता है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। एंड द फोर्थ वन इज़, दे आर हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ये आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आर्थिक विकास को ये सड़कें जो हैं गति प्रदान करती हैं। तो इसको देखते हुए जो हमारा विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं उनमें से सी जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। सिर्फ पहला, तीसरा और चौथा जो कथन है वो सही है, थर्ड जो कथन है वो गलत है।